तो नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। और आज हमारे साथ है सर मिस्टर आहलूवालिया जी और हमारे साथ का जो कि एनएसएस वॉलंटियर है। तो आज हम आए हैं यहाँ पर और सर से हम कुछ बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य पर आज हम सर से कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें और हमारे दर्शकों को अवगत करें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। ये एक ऐसा मौका है जो हमको अवसर प्रदान करता है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचें। मेरा नाम प्रदीप कुमार आहलूवालिया है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। मेरा विषय रहा है भौतिक शास्त्र, फिज़िक्स, और मैंने लगभग 40 वर्ष जो है वो अध्यापन ही किया है। और अब मैं एक फ्री बर्ड हूँ और जो मेरे मन में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं काम करता हूँ। और उनमें मेरा सबसे जो प्रिय विषय है वो पर्यावरण है। और पर्यावरण में भी अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने पड़ोस में, अपने सेक्टर में, अपना ये जो एरिया है न्यू शिमला, इसमें एनवायरनमेंट के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करना और कोशिश करना कि बिहेवियरल चेंज आए। क्योंकि अगर चेंज आएगी तभी हम पर्यावरण को संभाल पाएंगे, नहीं तो हमारी धरती के ऊपर आदमी ने जो आक्रमण किया हुआ है, इन्वेजन है, मैं उसको मानता हूँ, वो इन्वेजन हमें रोकने की ज़रूरत है। आज के दिन ख़ास करके हमको प्लेज लेने की ज़रूरत है कि हम अपनी धरती माता को बचाएंगे और इसमें सबको रहने के लिए, चाहे वो हम हों, जीव हों, जंतु हों, पौधे हों, फल हों, उनको एक समान अवसर देंगे। तो सर हमारा प्रश्न ये है कि आपका किस तरह से रुचि परिवर्तित हुआ एनवायरनमेंट को लेकर, किस तरह से आप इसके लिए आगे बढ़े और कब, किस उम्र में आपको? देखिए, हम ना शिमला में रहने वाले हैं जी। और शिमला में रहने का मतलब ये होता है कि आप प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहते हो, तो स्वाभाविक तौर से आपका प्रकृति से प्यार हो जाता है। मैंने लगभग 30 वर्ष अपने विश्वविद्यालय के आसपास गुजारे हैं, जो मेरे को लगता है शिमला का सबसे ग्रीन एरिया है। अप्रैल के महीने में वहाँ पे जब बुरांश के फूल लगते हैं तो घाटी पूरी लाल हुई नज़र आती है। तो वो जो स्मृतियाँ हैं, जो मेमोरीज़ हैं, वो आपको हमेशा प्रेरित करती हैं कि कुछ पर्यावरण को बचाने के लिए हमको करना है। और फिर जब मुझे यहाँ सेक्टर 4 में आने का अवसर मिला तो मैं ये सोचता था शायद ये एरिया बड़ा प्लांट होगा और इसमें हमें ग्रीन स्पेसेस मिलेंगी, पर पता लगा कि यहाँ पे ग्रीन स्पेसेस का बहुत अभाव है। और जो थोड़ी बहुत ग्रीन स्पेसेस छोड़ी भी गई थी, उसको यहाँ के निवासियों ने अपने घर के कूड़े से भर दिया हुआ था। तो 2011 में जब मुझे यहाँ रीजनल वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 4 में प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, तो मैंने ये अभियान शुरू किए, स्वच्छता के अभियान। बच्चों के बीच में स्कूल में जा कर के, घर घर में डोर नॉक करके जाना और लोगों से बातचीत करनी और पैम्फलेट निकालने। और ये सारे काम जो थे, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से आता हूँ, तो बड़े सहज रूप से मेरे से हो भी जाते हैं, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो मैं कर लेता हूँ ये सारे काम। और फिर मैंने काफ़ी बदलाव देखा, ग्रीन स्पेसेस और बनने लगी। 2011 के बाद 2018 में हमने ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जो पर्यावरण का था शुरू किया, जिसमें हमने ग्रीन स्पेसेस को रिजुविनेट करना शुरू किया। जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये आज हम इसको अटल स्मृति उपवन का नाम देते हैं, उनकी स्मृति में हमने बनाया था ये। और 7 वर्ष से इसको हमारी जो सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी के सदस्य हैं, डीएवी स्कूल के छात्रों के साथ मिलकर के, या ये जो राष्ट्रीय सेवा आपका कार्यक्रम है, इसके साथ मिलकर के हम इसको चलाते रहते हैं। और ये चलता है, बहुत अच्छा चलता है, आनंद भी आता है, बच्चों से मिलने का मौका मिलता है और युवाओं से तो मिलना हमें और भी अच्छा लगता है। तो सर किस तरह का परिवर्तन आपको आपके अभियान के बाद लोगों में देखने को मिला है? एक जागरूकता आई और वो जागरूकता जो है हमारे सेक्टर से बाहर भी फैली, और हमने यहाँ पे 5-6 ऐसी ग्रीन स्पेसेस आइडेंटिफाई करी जिनको हमने पार्क का नाम दिया। वो सिर्फ सेक्टर 4 में ही नहीं है, सेक्टर 2 में है, सेक्टर 1 में है, सेक्टर 3 में है, और ख़ास करके हमारे यहाँ सेक्टर 4 में
जैसे आप अभी केलू माता मंदिर परिसर में थे, उसका साफ सफाई का ध्यान रखना, अटल स्मृति उपवन में समय समय पर साफ सफाई करवाना, पौधे लगाना, फूल लगाना, क्योंकि फूल जब खिलते हैं ना तो दे आर लाइक आई कैंडी, यू जस्ट फील हैप्पी बाय लुकिंग एट द फ्लावर्स। तो उसका हम आनंद लेते हैं, लोगों को भी बोलते हैं कि देखो आओ और जरा फूलों के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचाओ। आप कहाँ सेल्फियाँ खींचते रहते हो, ये है जगह जहाँ पे सेल्फी खिंचवानी चाहिए। जी सर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी मज़ेदार हैं और आनंदमयी हैं। हमने एक और काम अभी शुरू किया हुआ है, खास करके मैं आप विद्यार्थियों को वो बताना चाहता हूँ। हमारी एक संस्था है सेजिस, उसके साथ मिलकर के हमने ये काम किया पहले। फिर हम एक कल्प के नाम से संस्था है, उसके साथ मिलकर के हम एनवायरनमेंट के ऊपर मंथली न्यूज़लेटर निकालते हैं और उसका नाम है इको शिमला वाइब्स। मैं तो आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि किसी पर्यावरण के विषय पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कोई फ़ोटो ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं, कोई कविता लिखना चाहते हैं, तो आप हमें दो, हम उसको उसमें छापेंगे। और मैं चाहता हूँ क्योंकि ये ई न्यूज़ लेटर है तो ये बड़े आसानी से परकोलेट भी कर सकता है नवयुवाओं में, तो कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी हम इसको पहुँचा सकते हैं। पढ़ो, आनंद लो, बांटो इसको। और ये बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे है चीज़ों को छापने का, क्योंकि इसमें हम कागज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। कागज़ को ना इस्तेमाल करने का मतलब हम पेड़ों को बचाते हैं। तो हर काम में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों को करें, ना कि प्रतिकूल काम करें। यस सर। और हमारा जो नारा है वो है शिमला के प्रति विशेष करके क्लीन शिमला, ग्रीन शिमला। अगर ये होगा तो यहाँ पे पर्यटक भी आएंगे, यहाँ पे बाकी के बाहर के लोग आएंगे, इसका फ़ायदा जो है हमारे शिमला के निवासियों को भी होगा। पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है आजकल, और उसमें हमें जगह पे जब लोग आते हैं वो जगह उनको गंदी मिले तो अच्छी बात नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन चीज़ों के बारे में जागरूकता करें और बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करें। जैसे हम काफ़ी ऐसे अभियान भी करते रहते हैं जिसमें हम कहते हैं लोगों की कि अपना जो कूड़ा है उसकी सेग्रीगेशन करो, सूखा कूड़ा अलग करो, कचरा अलग करो, प्लास्टिक अलग करो, मेटल अलग करो, और उसको रीयूजेबल है और उसको बेचो भी, वो बिकता है, वो दोबारा से रीयूज़ होता है, रीप्रोसेस हो जाता है। तो वो रीप्रोसेस, रीसाइक्लिंग करने के लिए भी हम प्रेरित करते हैं। हमने काफ़ी ना बैनर्स बनाए हुए हैं, पोस्टर्स बनाए हुए हैं समय समय पर। आज मैंने यक्षिता के साथ भी एक छोटा सा कन्नवा में छोटा सा पोस्टर बना करके मैंने शेयर किया है, आप उसको भी देखना। हम कुछ ना कुछ उससे मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो आज तो देखिए घर बैठे हम ये सब काम कर लेते हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। और क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो ये मेरे लिए बड़ी स्वाभाविक जैसी और सिंपल जैसी चीज़ें लगती हैं। टेक्नोलॉजी से मुझे डर नहीं लगता है। तो और मैं सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करता हूँ। आप अगर फेसबुक पे जाके भी मुझे ढूंढोगे तो मैं कई ऐसे विषयों पे पिक्चर्स खींचता हूँ, डालता हूँ, बात करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। और क्योंकि मैं भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, आजकल मेरे पास एक और जो है आप कह सकते हो जिम्मेवारी है। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स का यूँ कहिए प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट। और वहाँ पे भी हमें ना पर्यावरण के बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिज़िक्स में आप जानते हैं कि हम एनर्जी की बड़ी बात करते हैं, और हम आजकल क्लीन एनर्जी कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसको पैदा करें, उसकी बड़ी चर्चा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, हमने जब मैं विश्वविद्यालय में था तो डीन प्लानिंग एंड टीचर्स मैटर के रहते रहते मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर के शिमला का पहला 50 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया था, और विद्यार्थियों ने वो प्रोजेक्ट भी किया था। और उसकी लगभग जब हमने उसका प्रोजेक्ट बनाया था तो कीमत 1.5 करोड़ थी, पर जब वो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया तो सोलर पैनल्स की कॉस्ट कम हो गई थी। वो हमने 80 लाख में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो एक बड़ा सुखद अनुभव देता है ना। रोज़ वहाँ पे बिजली बन रही है, यूनिट बन रहे हैं, हम हैं हाँ हम नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। पर वो एक जो फुटप्रिंट है ना, वो आपको वहाँ पे विश्वविद्यालय में मिलेगा। तो सर आपको क्या लगता है हमें नवीकरणीय संसाधनों की ओर बढ़ना चाहिए, और किस तरह से लोग इसके ओर जा सकते, गति कर सकते? देखिए बहुत आसान है इसमें। आपको क्या करना है, आपको देखिए, आप एक नज़र डालिए अपने आसपास
और आप देखोगे कि कई चीज़ों से आप नवीकरणीय ये जो ऊर्जा के चीज़ें हैं इनको पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छा वेल लाइटेड वेल वेंटिलेटेड होम बनाओगे तो आपको बिजली की कम ज़रूरत पड़ेगी, बिजली जलानी नहीं पड़ेगी। दूसरा है जैसे आजकल लोग एसी इस्तेमाल करते हैं और कुछ करते हैं, अगर आपका घर पर्यावरण अनुकूल है तो इनके बिना भी आप गुजारा कर सकते हैं। देखिए इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा अच्छा जो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का, वो हमारे पास रेलवेज में होता है। आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, रेल में लगभग 700 करोड़ यात्री हर साल यात्रा करते हैं। जी सर। और वो जो हमारी रेल हैं वो सारी डीजल पे नहीं चलती हैं, पेट्रोल पे नहीं चलती हैं, वो बिजली से चलती हैं। और इसका मतलब ये क्या है कि हमने वो जो एक फुटप्रिंट पॉल्यूशन का होता है बिजली पैदा करने में, उसको कम किया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम देश भर में वो जो नवकृति बिजली पैदा करते हैं अपने पानी के स्रोतों से। जी। तो एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश देता है और हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम उसके निवासी हैं। जी सर। जैसे कि सर आपने देखा है सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, जैसे कि ट्रेन वगैरह चल रही है हमारे लिए, और फिर भी आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहीं से बाहर कूड़ा फेंकते, प्लास्टिक के जो प्लेट्स होते हैं वो खाकर ट्रेन की पटरियों पे ऐसे ही पड़े होते हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे इस पृथ्वी में वो बदलाव लाए, कैसे? देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को ना ऐसा करते हो देखते हो तो कई बार आप ना चुप रहते हो, अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। अगर कोई फेंकता है उसको उठा करके उसके हाथ में डालो और बोलो सर माफ करना, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, आप इसको खास करके अपने घर में लेके जाइए और कूड़े में इसका निष्पादन कीजिए, इसको सड़क पे मत फेंकिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमको घबराना नहीं चाहिए कि किसी से हमारी लड़ाई हो जाएगी। आप बड़ी विनम्रता से, विनयशीलता से लोगों से ये बात कह सकते हो जी। आपको इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नवयुवक ये करेगा, अभी देखिए एक बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, कि जब आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाओगे उसमें अगर ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो रही है जो पॉल्यूशन करती है तो आपको उसकी ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। मगर जो ज़्यादा कीमत आपने दी होगी, अगर वो चीज़ आप वापस दुकानदार को देते हो तो वो पैसे आपको वापस करेगा उस काम के लिए जो आपने उसको पहुंचाया है। और मेरे को लगता है एनएसएस को इन चीज़ों के बारे में बहुत प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है जी। आफ्टर ऑल पर्यावरण, देखिए इस पर्यावरण में जो आप गंद देख रहे थे कोई बाहर वाले लोग थोड़े फैलाने आए थे, हम ही लोग हैं जो ये गंद फैलाते हैं जी। अगर हम अपने में बिहेवियरल चेंज करेंगे तो ये चीज़ें बदलेंगी, कौन रोक सकता है जी। और मेरे को लगता है आप नवयुवक हैं और आप एक बहुत अच्छे ग्रुप में अपने महाविद्यालय में काम कर रहे हैं। आपका महाविद्यालय उत्कृष्ट महाविद्यालय कहलाता है, तो पर्यावरण के मामले में क्यों ना वो उत्कृष्ट हो, वहाँ के विद्यार्थी क्यों ना उत्कृष्ट विद्यार्थी हो। पर्यावरण के मामले में भी आपको पर्यावरण के जिसको कहते हैं ना वाहक और दूतपन के काम करने की ज़रूरत है जी। तो सर क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ ये जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एनएसएस वर्कर या फिर कोई सोशल वर्कर की है? तो सर मैं चाहता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि एनएसएस का जो इकाई है वो उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि वो वही सफाई करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, जो भी ये हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं। देखिए एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, कल मुझे यक्षिता का फ़ोन आया जी और इन्होंने कहा हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी कि कोई मेरे साथ पर्यावरण के बारे में कोलैबोरेट करना चाहता है। अगर हम उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो मेरे को लगता है हम जो अपने मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। आपने कम से कम इस हमारी सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स को तो इकट्ठा कर दिया ना, वो वहाँ पे थे जी। आपके साथ बातचीत कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो मेरे को लगता है जिम्मेवारी हमारे अपने आप से शुरू होती है जी। और उसको हमें समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जिम्मेवारी मेरे घर के बाहर, घर के अंदर मेरी जिम्मेवारी है, बाहर की जिम्मेवारी नहीं है जी। हमें ना अपने घर के बाहर 10 फीट जो जगह है उसकी सफाई की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर वो हम लेंगे तो आपको परिवर्तन नज़र आएगा। वैसे आपने एक बात महसूस की होगी कि केलू माता परिसर आपको साफ नज़र आया, लगभग आपने वहाँ क्यारियाँ बनाई,
आप यहाँ अटल स्मृति उपवन में आए, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि फिर भी यहाँ पे कुछ लोग गंद डाल रहे थे, जी है ना। जी सर। तो हम उनको रोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, कुछ पोस्टर्स डालते रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसमें डालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये चीज़ें बदलेंगी, बड़ी देरी नहीं होगी जी और ये देरी होनी भी नहीं चाहिए, ये समय की पुकार भी है। जी सर। सर, तो आपका मैसेज क्या रहेगा यूथ और सोसाइटी के लिए, एक आखिरी मैसेज आज एनवायरनमेंट डे के? एनवायरनमेंट डे पे मैं कहता हूँ यूथ को एक अपना पर्सनल एजेंडा बनाना चाहिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। आप किसी संस्था के आह्वान की प्रतीक्षा मत करो। आपको अगर अच्छा लगता है पर्यावरण के लिए काम करना, तो उसके लिए आप अपनी जिम्मेवारी अगर आपको अकेले भी निभानी पड़ती है तो निभाओ, है ना। इन कामों में एकला चलो जो रविंद्रनाथ टैगोर कह गए हैं ना, उसको चलने की ज़रूरत है। अगर हम चलेंगे वैसे तो हम आगे भी बढ़ेंगे और खुश भी रहेंगे। हमारा पर्यावरण भी खुश होगा, हमारा वातावरण भी खुश होगा, हमारे पड़ोसी भी खुश होंगे और हमारा जो धरती माँ है ना, मेरे को लगता है वो सबसे ज़्यादा खुश होगी। और उसको खुश करने की जिम्मेवारी, माँ को खुश करने की जिम्मेवारी ना उसके बच्चों की होती है। जी माँ तो हमेशा ही खुश करती है हमें, जी। तो बच्चों को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हम उसको खुश करें, माँ को। देखिए सर, आज तक प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया बिना किसी लालच के, फिर भी हम इंसान का ये प्रवृत्ति है कि हम लालच करते हैं। हम हमेशा ही ये चाहत रखते हैं कि हमें प्रकृति से कुछ ना कुछ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को, दर्शकों को एक की पॉइंट में समझाएं कि हमें कैसे इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, कैसे आगे आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जी और वो बहुत ही चालाक और समझदार हिस्सा है, और उसको अपनी चालाकी और समझदारी को पॉजिटिवली आगे ले जाने की ज़रूरत है। और मेरे को लगता है अगर हम समझें और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में काम कर रहे हैं, उसको भूल करके अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। जी सर। यही मेरा आपसे आग्रह भी होगा, आपसे विनम्र प्रार्थना भी होगी, और मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि ये सब बातें आप कर पाओगे और खुश रहो, जी सर। एंजॉय करो, दैट इज़ द मैसेज। आखिरी क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि आपको एनएसएस जीसी संजौली यूनिट के साथ कोलैबोरेट करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके जो एनएसएस के इंचार्ज हैं प्रोफेसर अनुपम, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको प्रेरित करा कि आप हमारे पास आएँ, हमारी जो सोसाइटी के सदस्य हैं उनसे मिलें, और सिर्फ मिलें ही नहीं, हमारे साथ मिलकर के आप काम करें। आपने लगभग हमारे साथ 4 घंटे बिताए हैं, और मुझे ये लगता है कि उन 4 घंटों में आपने हमारे न्यू शिमला के 2 परिसरों को बहुत साफ़ सुथरा करने के लिए और पौधारोपण करने के लिए जो काम कर रहा है, उसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आपके सर को बधाई देना चाहता हूँ, आपके प्रिंसिपल मैम जो हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज छुट्टी होने के बावजूद भी आपने समय निकाला और अपनी जिम्मेवारी को समझा और यहाँ पर आए। और मुझे लगता है कि आपकी प्रिंसिपल महोदया और आपके प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर अनुपम जो हैं, वो एक ऐसी जिम्मेवारी निभा रहे हैं जिसकी आज देश को ज़रूरत है। थैंक यू। और अगर आप ये दिल से कर रहे हैं तो उससे बड़ी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। 4 घंटे आपके साथ कब बीत गए सर, पता भी नहीं चला, जल्दी हो गया काम, हमें तो ऐसा लगा। हाँ, आपने सबने मिलकर के काम किया और सब बिजी थे, ऐसा नहीं था कि 2 काम कर रहे हैं और बाकी देख रहे हैं। सबने अपनी अपनी जो है आहुति डाली आज के इस यज्ञ में। हमारी सोसाइटी के जो प्रधान हैं विजय परमार जी, और जो हमारे सेक्रेटरी हैं राजेश गारू जी, उन्होंने, और हमारे जो सदस्य हैं ये सोसाइटी के, उन्होंने काफ़ी मज़े से चीज़ों को समझने और करने की कोशिश की। मेरे को लगता है आप आते रहो, आपको तो इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है ना, बट हमको भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, और जब युवा आते हैं तो वो इंस्पिरेशन जो है ना वो डबल हो जाती है। जी सर। तो वो हम चाहते हैं कि आप आते रहो,
हमारे साथ हाथ मिलाते रहो और हम कुछ नए नए काम करने की कोशिश करेंगे, है ना? थैंक यू सर। Thank you, ओके, sir. थैंक यू। Thank you.